हेलो स्टूडेंट, दिस इज नवनीत कुमार। फिजिक्स के टीचर के रूप में मैं यूट्यूब पर पहली बार पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के लिए फिजिक्स पढ़ाऊँगा। फिजिक्स के जो हम पढ़ाएंगे वो एक सिंसियरली वे में होगा। जैसे सबसे पहले मैं एक चैप्टर को डिस्कस करूँगा, उसके अंदर जो भी एक टॉपिक रहेगा वो टॉपिक को डिस्कस करते करते उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन और जितने तरह तरह के जो भी जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, हर तरह के जो क्वेश्चन होंगे हर चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। एक जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे फिजिक्स को, और जीरो से धीरे 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 हाई लेवल, जीरो से लेकर हाई लेवल तक हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे, इस पे इसको अच्छे ढंग से समझेंगे। और आगे फिजिक्स, जो भी स्टूडेंट को फिजिक्स पढ़ने में काफ़ी कठिनाई होती है, अगर किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए कि अगर उसका सबसे टफ कोई विषय है तो वो फिजिक्स माना जाता है, क्योंकि फिजिक्स बच्चे काफ़ी उस चीज़ को हार्ड में ले लेते हैं। फिजिक्स उतना टफ विषय नहीं है। लोग इस फिजिक्स के डर की वजह से फिजिक्स को मानते हैं कि काफ़ी टफ है। तो मेरा पढ़ाने का जो तरीका रहेगा वो इस ढंग से उसको इजी वे में काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके मैं इस ढंग से रिप्रेजेंट करूँगा कि फिजिक्स अच्छा लगने दिखेगा, फिजिक्स हमें आसान दिखने लगेंगे। तो मेरा शुरुआती रहेगा कि फिजिक्स को कितना अच्छा ढंग से, कितने इजी वे में, और थोड़ा सा अगर कोई भी चीज़ टफ लगती है तो थोड़ा सा हमें उसमें समय देना पड़ेगा। समय के साथ ही अचानक झट से कुछ भी इसमें नहीं किया जा सकता है। तो इसमें हमारा प्रयास काफ़ी अच्छे स्तर तक प्रयास रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो भी विद्यार्थी देखेंगे उसका भी अच्छा एक प्रयास रहे, तो एक उज्जवल भविष्य के लिए फिजिक्स में एक अच्छा उपलब्धि हासिल किया जा सकता है। कोई भी विषय, कोई भी विद्यार्थी अगर फिजिक्स पर ध्यान देता है तो एक टाइम में ऐसा हो जाएगा कि जब वो 10वीं का एग्ज़ाम देगा और 12वीं का एग्ज़ाम देगा तो वो मेरे से पढ़ने के बाद वो गर्व से कह सकता है कि फिजिक्स में मुझे काफ़ी अच्छी पकड़ है। इतनी अच्छी पकड़ है कि वो अपने से जूनियर स्टूडेंट को फिजिक्स अच्छे ढंग से पढ़ा सकता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात को समझते हैं कि फिजिक्स अगर मुझे पढ़ना है, फिजिक्स अगर स्टार्ट करते हैं, पेन का साइज चूज कर लेता हूँ। फिजिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ये बात समझेंगे कि पढ़ने के लिए क्या तौर तरीका होता है, किस तौर तरीके से पढ़ना है, उस बातों को समझेंगे। सबसे पहले हमें ये बात समझना है कि फिजिक्स की जो क्लासेस है ये उस लेवल का है कि सबसे पहले हम इसको जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, जीरो से हीरो लेवल तक। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करेंगे और इसको हाई लेवल तक ले चलेंगे। तो जीरो का मतलब ये हुआ कि अगर हमें पढ़ना है तो ये मान करके चलना है कि हम ये फिजिक्स 11th क्लास की जो फिजिक्स है मैं पहले कहीं भी नहीं पढ़ा हूँ, ये मान के चलना है। जब ये मान लेंगे तब हमें सीखने की एक प्रेरणा मिलती है कि तब हम शुरुआत कर सकते हैं अच्छे से। तो इसका सीधा सा ये मेरा कहने का मतलब है कि जब पढ़ेंगे तो एक बात बस ये ध्यान रखना है कि इसको मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, पहली बार पढ़ रहा हूँ। इसके पहले जो भी पढ़े हैं, कहीं भी पढ़े हैं, इस बात को अनदेखा कर देना है, इस बात को भूल जाना है, इस बात पे ध्यान नहीं देना है। क्योंकि अगर पहले कहीं भी पढ़े हैं तो उससे, उस वाले कंटेंट से तुलना हम इस वाले कंटेंट में तुलना करना शुरू कर देते हैं। वहां पर पढ़ाने के कुछ और तरीके होते हैं, मैं कुछ और तरीके से कवर करता हूँ। तो ये बात यह रखना कि ना, जो भी है उसको भूल जाना है। और दूसरी बात कि ये मेरा आखिरी बार कि इसके बाद अब यही मेरा फाइनल है।
इसके बाद मुझे और कहीं पढ़ने नहीं जाना है। तो कंसेप्ट ये है कि सीधा हमको ये बात मानना है कि पहली बार और आखिरी बार है, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले ये होगा कि फिजिक्स का जो भी कंसेप्ट है, जैसे कोई भी एक टॉपिक हुआ, टॉपिक डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम उस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, उसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे सब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, और लास्ट एक नया टर्म रहेगा असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन का मतलब हुआ कि पहले कोई एक इसमें एक स्टेटमेंट रहेगा, दूसरा भी एक स्टेटमेंट रहेगा। असर्शन मतलब पहला स्टेटमेंट, और रीजन में उसको रीजन वो होगा कि पहले वाले स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेगा कि क्या वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो उस तरह से हम कंसेप्ट को डीप स्टडी करेंगे, और डीप स्टडी करेंगे तो असर्शन और रीजन में जो अंतर है हम उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। न्यूमेरिकल ये हुआ कि जैसे जो भी कोई टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो टॉपिक का जो जो कंसेप्ट है वो चीजों को हम समझेंगे, कि जो भी कंसेप्ट होंगे टॉपिक में उन चीजों को पहले समझ लेंगे। समझने के बाद हम न्यूमेरिकल पे उतरेंगे, तब हम न्यूमेरिकल पे उतरेंगे और उसमें भी बेसिक लेवल का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, धीरे धीरे मॉडरेट लेवल का, और उसके साथ लास्ट हम एडवांस लेवल के फिजिक्स को भी डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव में बहुत तरह के हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव में सिंपल ये होता है सिंगल करेक्ट आंसर, सिंगल करेक्ट मतलब सिंगल करेक्ट का मतलब हो गया कि प्रश्न कुछ भी रहा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी रहेंगे। सिंगल करेक्ट आंसर का मतलब हुआ कि 4 ऑप्शन में से एक अगर सही होंगे तो बाकी सब गलत होंगे। तो एक सिंगल करेक्ट आंसर होगा। एक होगा कि एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन ऐसा रहेंगे कि उसमें ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, ऑप्शन सी भी सही हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है, बाकी सब गलत है। तो इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही होंगे, उस पर भी बात करेंगे। सब्जेक्टिव का मतलब ये होगा कि इसमें प्रश्न रहेंगे, उसमें हमको ना तो सॉल्व करने हैं, ना ही ऑब्जेक्टिव में टिक आउट करने के 1 का ए 2 का बी, ऐसा कुछ भी नहीं करना। सब्जेक्टिव मतलब उस चीज को एक बोर्ड के एग्जाम में जैसे लिखा जाता है, एक पूरा लाइन है, 10 लाइन 12 लाइन में जो लिखा जाता है, डेरिवेशन किया जाता है, तो वो डेरिवेशन पे उतरेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या क्या टॉपिक रहेंगे, तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा, ये बात क्लियर कर दूं कि लैंग्वेज का एक बैरियर नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज में स्पेशली मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, लेकिन इंग्लिश में पढ़ाने के साथ साथ मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन भी करते रहूंगा, और हिंदी में इसका क्या सही मतलब है उस बात पर भी ध्यान दूंगा। तो मेरा पढ़ाने का जो रहेगा लैंग्वेज जो रहेगा इंग्लिश रहेंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगा, एंड हिंदी में रहेंगे। टर्म जो यूज करेंगे, जो वो टर्म या डेफिनेशन जो यूज करेंगे इंग्लिश में रहेंगे, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन जो होगा हिंदी में होगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्सअप रहेगा। इसको हम बोल सकते हैं बाइलिंगुअल बोल सकते हैं, कि द्विभाषी, दोनों भाषा में रहेगा। इंग्लिश अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश में कंपेटेबल है तो वो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसे जो इंग्लिश में नहीं हिंदी में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए मैं हिंदी वर्ड का भी प्रयोग करूंगा, और इंग्लिश हिंदी दोनों में भी रहेंगे प्रश्न के लिए भी। लेकिन उसके साथ साथ एक और बात भी क्लियर करना चाहता हूं कि हिंदी और इंग्लिश के लिए सबसे पहले जो आखिर अंतर क्या है, वर्ड मीनिंग का ही। कोई वर्ड है कि हमें सपोज दैट जैसे यूनिट बोलना है, तो यूनिट का हिंदी में क्या मतलब होता है, वो बात हमें पहले से समझ लेनी चाहिए। अगर कुछ भी कठिनाई होती है तो सिंपली मेरे पास क्या है, स्मार्टफोन है और उसमें इंटरनेट अवेलेबल है, सिंपली हम उसको गूगल सर्च करेंगे और सही रिजल्ट पर हम लोग आ सकते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी कोई समस्या की बात नहीं होनी चाहिए, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो जो पहले स्टार्टिंग का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा यूनिट एंड डायमेंशन।
ठीक है। दूसरा चैप्टर रहेगा वेक्टर, तीसरा चैप्टर रहेगा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, या इसे काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद फ्रिक्शन रहेगा, सर्कुलर सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, उसके बाद रहेगा रोटेशन, ऐसे करके बहुत आगे चैप्टर है। हीट है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, और भी जो भी चैप्टर रहेंगे। हाँ, लास्ट एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव, वेव में जितने तरह के वेव है, साउंड वेव जो भी है, उस सब इन सारे चैप्टर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अभी सबसे पहले शुरुआत करें कि यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में, ठीक है, उससे शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का हेडिंग रहेगा यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रा एवं विमाय, ठीक है, ये मेरा चैप्टर रहेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनिट की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर हम इस चैप्टर की स्टडी क्यों करते हैं। तो सबसे पहले जब ये स्टार्टिंग का जो समय था, जो मानव सभ्यता स्टार्ट हुई, तो यूनिट और डायमेंशन में ये दिक्कत होता था कि कोई भी मेजरमेंट मापने की कोई एक पैमाना फिक्स नहीं था, और मैं पैमाना अगर कुछ भी था तो वो एक लोकली स्तर तक था, एक छोटे से क्षेत्र तक ही कुछ भी पैमाना था। तो वो चीज का एक बड़े स्तर तक कोई भी इसका यूटिलाइज है, उसमें गड़बड़ी होती थी। जैसे कोई छोटे से एरिया में ऐसा होता था कि एक तरह से सामान दिए, उसके बदले में सामान के बदले में दूसरा सामान देकर के लेन देन किया जाता था। तो इसमें बहुत सारी समस्याएं होती थी, ठीक है। तो इन समस्याओं के लिए एक ऐसा बनाया गया कि अगर ऐसा कोई मात्रक मान लें जो हमें ऐसा एक यूनिट मान लेंगे, ऐसा कोई एक मात्रक मान लेंगे जो हर जगह एक्सेप्टेबल हो, हर जगह एक्सेप्टेबल हो, तो हमें कोई भी विनिमय करना हो, सामान का लेन देन करना हो, इसमें कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। इसीलिए इस तरह से उस तरह के सिस्टम को डेवलप किया गया, ठीक है। पहले का जो समय था, पहले के जो समय में कोई भी रास्ते की लंबाई मेजर किया जाता था, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा को मेजर किया जाता था, तो वो एक माध्यम ये था कि पैर की लंबाई से भी मेजर किया जाता है, जिसको फुट, पाउंड, फुट, एफपीएस सिस्टम बोला जाता था। तो इसमें दिक्कत ये होता था कि किसी व्यक्ति की फुट की लंबाई अधिक है, किसी की छोटी है, तो इसमें ये होता था किसी को अधिक मात्रा में जमीन का टुकड़ा मिल गया, किसी को कम मात्रा में मिला, तो ये सब समस्याएं होती थी, इसलिए इन चीजों को लाया गया, ठीक है। तो सबसे पहले ये सब को हटाने के लिए और एक काम को एक अच्छे ढंग से करने के लिए हमने सिस्टम को जनरेट किया, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में रहेंगे फिजिकल क्वांटिटी, सबसे फर्स्ट रहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, हम अपनी जिंदगी में जो जो चीजों को हम लोग मेजर कर सकते हैं, जो जो चीजों को हम एक निश्चित एक मानक रख सकते हैं कि उसकी कितनी मात्रा है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। जैसे कि कोई भी पेन है, या फिर कोई भी एक बॉक्स है, उसकी कितनी लंबाई है, या कोई भी वॉल्यूम है,
जैसे पानी का बोतल है, तो पानी के बोतल में कितनी पानी की मात्रा है, वो एक वॉल्यूम है। तो वो एक वॉल्यूम जो है वो एक मात्रक है। तो वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी में आ गए कि जो फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि वॉल्यूम, वो फिजिकल क्वांटिटी में आ गए। लंबाई क्या है, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी में है। तो जो चीजों को, जो भी कोई क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएंगे। तो इसका ये होगा कि ऑल क्वांटिटी that can be that can be measured that can be measured are that can be measured are called physical quantity। जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी में आ सकते हैं। एग्जाम्पल में कुछ भी, एग्जाम्पल में जैसे टाइम है, ये टाइम को मेजर कर सकते हैं कि कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड, ये फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएंगे। लेंथ, उसके बाद लेंथ हो गया, मास हो गया, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएंगे। फोर्स, ईटी से जो भी है सारे फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएंगे। फिजिकल जो भी कोई क्वांटिटी है उसको अलग अलग तरह से मेजर किया, अलग अलग तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, अलग अलग तरह से इसको बंटवारा किया गया है। तो अभी जो हम शुरुआत करेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी को अलग, अभी जो शुरुआत करेंगे उसको एक डायरेक्शन के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे कि इसको पहला जो, अगर हम डिवीजन इसको करते हैं, डिफरेंशिएट अगर इसको करते हैं, तो पहला होगा बेस्ड ऑन द डायरेक्शन, बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शन। डायरेक्शन के आधार पर जो भी बंटवारा किया गया है, अलग जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे टाइम है, लेंथ है, मास है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, जो भी कुछ है उसको डायरेक्शन के आधार पर जो बंटवारा किया गया, तो सबसे पहले डायरेक्शन में हम लोग समझते हैं। तो पहला जो बंटवारा है, पहले ऐसे समझते हैं कि पहला अगर मैं मानूं अगर किसी को, तो डायरेक्शन पर अगर है तो पहला एक ये है स्केलर, स्केलर, और दूसरा क्या है, वेक्टर। अब स्केलर और वेक्टर पर, इसके लिए एक स्पेशल चैप्टर है वेक्टर, उस पर विशेष इस पर बात करेंगे। पहले इसको एक शुरुआती में इसको टच करते हुए छोटी सी इस पर कुछ बात करूंगा, फिर आगे आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें स्केलर क्या होता है, ऑल फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर वो होता है ऑल फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। तो इसका डेफिनेशन होगा द फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude but no direction is called स्केलर क्वांटिटी। मतलब इसका सिंपल है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो और उसके पास डायरेक्शन नहीं हो, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब ये नया टर्म एक आया है जो यहाँ देख पा रहे हैं कि जिसमें कि द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होती है और दूसरा कि डायरेक्शन क्या होती है, तो इस पर भी फिलहाल बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होती है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड को हिंदी में बोलेंगे परिमाण। मैग्नीट्यूड का सिंपल सा ऐसे समझेंगे कि मैग्नीट्यूड परिणाम वो होता है जो एक फॉर्म में होता है, जो एक किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में होता है, वही मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मेट क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल टू एन
यू का जो फॉर्मेट है वही मैग्नीट्यूड होता है। जैसे व्हाट इज एन, एन इज इक्वल टू न्यूमेरिकल नंबर, न्यूमेरिकल नंबर इज कॉल्ड एन, और यू इज इक्वल टू यूनिट। जिसके पास यूनिट हो, जिसके पास यूनिट हो और नंबर हो, न्यूमेरिकल नंबर प्लस यूनिट हो, वो होता है मैग्नीट्यूड। जैसे अगर कुछ भी एक यूनिट देता हूं मैं कि फोर्स इक्वल टू, फोर्स इक्वल टू, फोर्स इक्वल टू मैं लिखता हूं कि 5 न्यूटन, 5 न्यूटन है। यहां पर हम लोग देख क्या पा रहे हैं कि 5 क्या है, 5 एक न्यूमेरिकल नंबर है, 5 एक क्या है, न्यूमेरिकल नंबर है। और न्यूटन, न्यूटन एक तरह से क्या है, फोर्स की यूनिट है। तो न्यूमेरिकल नंबर और न्यूमेरिकल नंबर और उसका यूनिट, तो फाइनली 5 न्यूटन को हम लोग बोल सकते हैं कि एक मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है वो। तो 5 एन इज मैग्नीट्यूड। जैसे लेंथ अगर मुझे लिखना हो कि व्हाट इज लेंथ, लेंथ कितना है, लेंथ इक्वल टू अगर मैं बोलता हूं कि 12 मीटर, तो हम जैसा कि जानते हैं कि मीटर भी क्या है, एक तरह से यूनिट है। मीटर यूनिट है, यूनिट है लेंथ की। तो ये वाला क्या हो गया, यूनिट हो गया, यूनिट हो गया। और 12 क्या है, एक न्यूमेरिकल नंबर है, एक नंबर है। तो ये हो गया कि ये एक मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अब रहा बात डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन पर बात करने से पहले डायरेक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे, दिशा। समझते हैं कि डायरेक्शन की हमें जरूरत क्या है। मैग्नीट्यूड का तो समझ गए, डायरेक्शन की क्या जरूरत है। जैसे ऐसे समझते हैं कि डायरेक्शन की हमें क्या जरूरत है कि मैं अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, किसी चौक पे, किसी चौराहे पे, किसी चौराहे पे मिलने जा रहा हूँ। तो चौराहा जो है वो तो काफी बड़ी है, तो उस चौराहा पर आ गया है। लेकिन चौराहे पे आ गया है, लेकिन चौराहे पे आने के बावजूद भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो दिखाई नहीं दे तो वो मुझसे पूछेगा, मेरे दोस्त पूछेगा कि कहाँ पे हो। तो मैं कहता ठीक है मैं इस चौक पे हूँ, मैं इस चौराहे पे हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी पूछे कि ठीक है चौराहे पे तो है, लेकिन चौराहा कोई छोटी सी जगह नहीं है, चौराहा भी बहुत बड़ी जगह है। अब वहां पे कौन सी जगह पे है, तो उसको बताना पड़ेगा देखो चौराहे से दाहिने साइड में, दाहिने साइड में वहां पर एक शॉप है, उस शॉप पे ही मैं हूँ। ठीक है, तो वहां पर फाइनली हमें एक जरूरत पड़ जाती है डायरेक्शन की, कि चौराहा जो है, चौराहा से दाहिने साइड में मैं हूँ, यहाँ पर दाहिने साइड में ये 1 मीटर की दूरी पे हूँ मैं। तो 1 मीटर एक दूरी जो हो गया, तो दाहिने साइड में बोलेंगे किस डायरेक्शन में, तो वो दाहिने साइड में हो गया। तब वहां पर हमें जरूरत पड़ जाती है कि डायरेक्शन इसका क्या है। तो डायरेक्शन अपनी मर्जी से हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले से जानता कि नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, दाहिने साइड क्या हो गया, ईस्ट हो गया, और बाएं साइड क्या हो गया, वेस्ट हो गया। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि नॉर्थ साइड, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे ही हम ले। हम अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ भी हम ले सकते हैं। हमें जब भी जरूरत पड़ जाए अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी डायरेक्शन को किसी तरह से घुमाना हो, तो हम अपने हिसाब से इसको घुमा सकते हैं। इसको जिस तरह से मुझे घुमाना हो इस तरह से इसको घुमा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक तरफ अगर नॉर्थ को ऊपर रखा हूँ तो ये चीज हमें माननी पड़ेगी कि नॉर्थ को ऊपर रखा हूँ तो उसके अपोजिट में हमको साउथ रखनी है। नॉर्थ के दाहिने साइड में ईस्ट है और बाएं साइड में वेस्ट है, तो ये बात भी हमें ध्यान रखें। चलो नॉर्थ को डाउन साइड रखें तो साउथ को उसके जब अपोजिट रखेंगे। नॉर्थ के दाहिने साइड में ईस्ट है तो बाएं साइड में वेस्ट है, तो ये बात का हम ध्यान रखेंगे कि हम कुछ भी डायरेक्शन ले सकते हैं। इसके लिए हमें फ्री हूँ, कुछ भी लिया जा सकता है डायरेक्शन में। ठीक है, तो डायरेक्शन की हमें जरूरत है कि कोई भी लोकेशन है या कुछ भी हमें दिखाना है, तो पर्टिकुलर एक एग्जैक्ट पोजीशन क्या है उस डायरेक्शन से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्शन की बात है। अब डायरेक्शन तो एक बात समझ ली कि डायरेक्शन ये है। लेकिन अगर पूछा जाए कि ठीक है कि मैंने बता दिया कि उस चौराहे से मैं बाएं साइड में हूँ, बाएं साइड में 1 मीटर की दूरी पे हूँ, लेकिन मैं बताया कि ठीक है 1 मीटर की दूरी पे हूँ बाएं साइड में, लेकिन किसी खास पॉइंट से बता रहा हूँ। वो पॉइंट क्या है,
वो पॉइंट है वो चौराहा। मतलब कहीं न कहीं एक एक पॉइंट ऐसा रखना पड़ेगा जिसको मैं रेफ़रेंस लूँगा, किसी पॉइंट के आधार पर मैं बोलूँगा। अगर मेरे से सिंपल ये पूछा जाता है कि बताएँ कि पॉइंट यहाँ जो पॉइंट P है, वो पॉइंट P कौन से डायरेक्शन में है? तो हर किसी के मन में यही आंसर होगा कि सर पॉइंट P तो नॉर्थ डायरेक्शन में है। जनरली वो अंडरस्टूड है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन अधूरा है। मैंने सिंपली क्या पूछा कि पॉइंट P कौन से डायरेक्शन में है? आंसर है कि नॉर्थ डायरेक्शन में। बट क्या हमने बताया कि पॉइंट P को देखना है तो उसकी रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे है? रेफरेंस पॉइंट की हमने बात नहीं की। ये बात समझते कि चलो ठीक है ओ रेफरेंस पॉइंट होता है, लेकिन जब तक नहीं किया जाए तब तक नहीं कहा जा सकता है, ठीक है? तो ओ रेफरेंस पॉइंट है तो ओ को मान लिए, ओ से पॉइंट P नॉर्थ डायरेक्शन में है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि क्या पॉइंट P साउथ में हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं रेफरेंस पॉइंट यहाँ से नहीं लेकर के इसके अपर साइड में लूँ। अगर मैं इसके यहाँ से रेफरेंस पॉइंट लूँ, इस तरह से डायरेक्शन बना लूँ, तो नॉर्थ, साउथ, अब साउथ P पॉइंट क्या है? साउथ की तरफ आ गया। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम कुछ भी इसमें ले सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अब यहाँ देखते हैं कि मैं मान के चलता कि O जो है ओरिजिन है, यही मेरा रेफरेंस पॉइंट है। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट लेता हूँ मैं, यहाँ पर कोई भी पॉइंट लेता हूँ, तो इसको पॉइंट का नाम मैं देता हूँ कि ये पॉइंट Q है। Q की एक पर्टिकुलर लोकेशन होगी, Q की एक पर्टिकुलर लोकेशन होगी, Q ये किसी पॉइंट पे होगा। तो इसको बोल सकते हैं कि Q क्या है? नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग हर तरह के डायरेक्शन के बारे में समझेंगे। अब आगे देखते हैं। अब इस पर आगे देखते हैं वेक्टर के बारे में। सदिश राशियाँ। वेक्टर का मतलब है सदिश हुआ। वेक्टर की क्या है? द फिजिकल the physical quantity which have both magnitude and direction, both magnitude and direction, and obey the vector algebra, obey the law of vector algebra, obey the law of vector algebra are called vector quantity. सिंपल सी बात है, वेक्टर क्वांटिटी वो होगा जो जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो। बट यहाँ पे एक नया टर्म आ गया है कि यहाँ पर वो क्या है? लॉ ऑफ ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा इसके बारे में हम अभी इस पर कुछ भी डिस्कशन नहीं किया गया। इसको बस कुछ भी नया टर्म आ जाए पढ़ा, सिंपल ये है, पढ़ाने के दौरान कुछ भी नया टर्म आ जाए तो बस समझने के नहीं, अभी इसके लिए रोक देना है। आगे समय में इस पर डिस्कस करूंगा कि लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा क्या है, इस पर हम बात करेंगे। सिंपली अभी हम इन चीजों से परिचित हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, ठीक है? इसके बाद में हम आगे समझेंगे। अब इसे वेक्टर में क्या है, एग्जाम्पल में क्या होगा वेक्टर का? जैसे फोर्स इक्वल टू 5 न्यूटन, ये तो हो गया 5 न्यूटन, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। इसके साथ डायरेक्शन कैसे देखेंगे हम? ईस्टवार्ड, ईस्टवार्ड मतलब पूर्वी डायरेक्शन में है। एग्जाम्पल वेक्टर कैसे मेनली एग्जाम्पल में कौन कौन आते हैं? जिस जो वेक्टर क्वांटिटी, जैसे फोर्स है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक तरह से फिजिकल क्वांटिटी का एक ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि किस आधार पर, डायरेक्शन के आधार पर। अब दूसरा तरह का डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं मैं, जो दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी। दूसरा दूसरा तरह का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा फिजिकल क्वांटिटी का, वो है डिपेंडेंसी के आधार पर, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। मतलब इस वो क्या क्या चीजों पे डिपेंड करता है उस पर समझते हैं। तो पहला डिपेंडेंसी के आधार पर पहला क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल है, फंडामेंटल का वो मतलब होता है कि बेसिक रूप से कुछ कुछ क्वांटिटी को हमने माना है कि वो बेसिक क्वांटिटी है, वो किसी से डिराइव्ड नहीं हुए, किसी से मिलकर नहीं बने हुए, वो सिंगल है। वो जो सिंगल है वही फंडामेंटल है। और डिराइव वो होते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो है उससे मिल करके जो बनते हो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। तो सिंपल सा ये फंडामेंटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को समझेंगे तो सिंपल है। इसको नेक्स्ट करते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सिंपली इसको साधारण भाषा में कहेंगे ना, याद करने के लिए, कि जो जो किसी से मिलकर नहीं बने हो, जो किसी से मिलकर नहीं बने हो, जो किसी से मिलकर के नहीं बने हो वही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। सिंपली इसको ऐसे समझेंगे, a set of a physical quantity, a set of a physical quantity which are completely independent, completely independent, completely independent of each other, completely independent of each other, are and all other physical quantity, all other physical quantity all other physical quantity can be expressed in term of that, in term of that। इसका ये मतलब हुआ कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इसी 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 के आधार पर बने हुए हो, और दूसरा जो भी फंडामेंटल जो है उसी के आधार पर बने हुए हो। और जैसे सेट ऑफ, जैसे दिए हुए सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच आर कंप्लीट इंडिपेंडेंट, मतलब किसी पर निर्भर नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। एंड ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी, इनके अलावा और दूसरा भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक्सप्रेस किए जाते हैं इन फंडामेंटल क्वांटिटी के आधार पर। ये होता है फंडामेंटल। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की संख्या होती है 7। फंडामेंटल 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 फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर 7।
उसके बाद देखते हैं फंडामेंटल के बाद क्या हुआ, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हुआ कि वो ये वाले जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये वाले जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इनके मदद से बनता हो, वही होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको अपन सिंपल वे में लिखेंगे, द क्वांटिटी दैट can be expressed in term of in term of the fundamental physical quantity. Fundamental physical quantity. Fundamental physical quantity. Fundamental physical quantity is known as derived physical quantity. Physical क्वांटिटी। इसके बारे में और भी कुछ डिटेल में बात करेंगे। आज का क्लास इसको नोट डाउन कर लिया जाए, आज का क्लास बस इतना ही रहेगा। बाकी की जो टर्म है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।